दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जहां समस्तीपुर जिला के बैंक ऑफ इंडिया में ये लूट हुई है। अपराधियों ने दिन दहाड़े 16,76,000 रुपए की लूट की है। जहां शनिवार दोपहर को 4 की संख्या में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया के हरपुर एलौथ शाखा को इस बार अपराधियों ने निशाना बनाया और लूट को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुए इस लूट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अपराधियों के हौसले बिहार में कितने बुलंद है। वो भी सुशासन की राज्य में हथियार के दम पर इन अपराधियों ने 16,76,000 रुपए की लूट की है। सभी अपराधी ये भी फरार हो गए हैं। दोस्तों बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि सीमांचल में भू माफिया सक्रिय हैं। यहाँ भू माफिया एवं सरकारी कर्मियों की मिली भगत से जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है, जिन्हें अधिकारियों और भू माफियाओं के गठजोड़ को ध्वस्त किया जाएगा। मंत्री रामसूरत राय ने शनिवार को अररिया सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि फर्जी जमाबंदी की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा ऐसी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय बैठक से लौटने के बाद अररिया पहुंचे मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल में भू माफिया मंदिर मठ के साथ ही गरीबों की जमीन सिंडिकेट बनाकर खरीद बिक्री कर रहे हैं और उस पर कब्जा जमाया जा रहा है, लेकिन उनके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का भी जमाबंदी बना लिया गया है, इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का आज 17वां दिन है। कल 16वां दिन में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में ही ये दूरी तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जो नीरज ने हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के कारण 4 महीने तक बंद रहने के बाद शनिवार को हाई स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलते ही 4 महीने बाद रौनक लौट आई है। इसके साथ ही 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। कक्षाएं शुरू होने से छात्र छात्राओं में उत्साह दिखा। हालांकि पहले दिन विद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम रही। विद्यालय शनिवार से खोले जाने के बाद शिक्षकों को उम्मीद है कि सोमवार से धीरे धीरे विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ेगी और कक्षाओं का संचालन नियमित हो सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने बीते मार्च महीने में ही स्कूलों और तथा शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। कोरोना का लहर कम होने के बाद सरकार ने 11वीं और उससे ऊपर के स्कूल खोलने की अनुमति दे दिया है। दोस्तों जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है तब से ये मामला तुल पकड़ने लगा है। नेताओं के बीच इसे लेकर बयानबाजी जारी है, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से रोज बताया भी जा रहा है। इसी बीच परसों ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना लौटे। वहीं उनके स्वागत समारोह में भी नीतीश कुमार को पीएम बनने के नारे जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए थे। वहीं अब इस पर भाजपा नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस मामले को लेकर भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि देश के लोगों ने 2014 से 2019, 2019 से 2024 और 2024 से 2029 तक पीएम का सीट फुल कर चुके हैं। अभी तक 2024 खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन 2024 और 2029 भी देश की जनता ने यह तय कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में ही देश परम वैभव पर विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। दोस्तों अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। अगर आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हैं और वह गाड़ी दुर्घटना हो जाती है तो पहले गाड़ी को जब्त किया जाएगा, फिर उसके बाद उस गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से यानी कि गाड़ियों से सड़क दुर्घटना या फिर मौत होने पर उस वाहन को यानी कि उस गाड़ी को पुलिस जब्त करेगी और नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। गाड़ी को तब तक छोड़ा नहीं जा सकेगा जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता। जी हाँ,
यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरीके से लागू हो रही है। फिर से आपको बता दूं कि अब बिना इंश्योरेंस के गाड़ी से दुर्घटना होने पर गाड़ी की जब्ती की जाएगी और नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। नीलामी से मिलने वाली राशि को मुआवजा के तौर पर मृतक के परिजनों एवं दुर्घटना पीड़ितों को दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में बिजली की चोरी को रोकने के लिए बिजली कंपनियां कई बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिजली कंपनियां मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में 4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है। यह खबर के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी, समस्तीपुर, हाजीपुर और पूर्णिया में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है। यह स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को अन्य जिलों में भी घर घर लगाया जा सकेगा। आपको बता दो कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से रिचार्ज कराने पर खपत के हिसाब से आपकी बिजली चलेगी। अगर कोई व्यक्ति इसे रिचार्ज नहीं कराया तो फिर खुद ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी। यानी कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तब आपका बिजली अपने आप कट जाएगा। जी हाँ, ये परेशानी वाली बात है। ऐसे में इसे रिचार्ज कराना अनिवार्य हो जाएगा। ये स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में रिचार्ज कराने पर खपत के हिसाब से आपकी बिजली चलेगी। ये मीटर BSNL के 4G सिम से चलेंगे। अब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लाने से बिहार वासियों के लिए फायदे की बात है या फिर घाटे की बात। दोस्तों, बिहार में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय नहीं है। लोग शौच के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, जिस कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। जी हां, नवादा में ऐसी कई घटना सामने आ चुकी है। जी हां, नवादा थाना क्षेत्र के मधुवन गांव के समीप पचाने नदी में डूबने से एक अधेड़ की जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों और शुभचिंतकों में शौक की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष मोहन कुमार को दिया। बताया जाता है कि मधुवन निवासी रामजी चौधरी शुक्रवार की देर शाम में नदी किनारे शौच करने के लिए गया था। शौच के बाद पानी से हाथ धोने के लिए नदी में गया। इसी बीच पैर फिसल गया और गहरे पानी में गिर गया। वह उससे निकलने का प्रयास के बाद भी पानी से निकल नहीं पाया। अंत में उसकी जान चली गई। दोस्तों, बिहार सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जब बिहार में पहले ही रिटायर्ड सैनिकों को सैप के जवानों के रूप में रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन अब निजी कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी उन्हें विशेष अवसर दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने इसको लेकर निजी सिक्योरिटी एजेंसी वालों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में इन दिनों निजी सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन निजी यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कई जगहों से यह सूचना भी आती रहती है कि सिक्योरिटी गार्ड के रहते हुए भी अपराधियों ने अपराध की घटनाओं को आसानी से अंजाम दे दिया। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि रिटायर आर्मी को अब गार्ड की नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, किशनगंज रतुआ नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की तबाही से राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। जी हां, हर साल होने वाले कटाव से लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे किशनगंज और अररिया के करीब 10 लाख लोगों को रतुआ नदी से होने वाली बाढ़ कटाव की परेशानी दूर होगी। लोगों को हर साल विस्थापित नहीं होना पड़ेगा और खेतीहार जमीन भी नदी में विलीन होने से बचेगा। इसको लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग तैयारी पूरी करके भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भू अर्जन विभाग को भेजा गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि साल 2018 में ही महानंदा फेज 2 के तहत रतुआ नदी के दोनों तरफ किशनगंज और अररिया जिला में बांध निर्माण को लेकर निविदा निकाली गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब विभाग इसे जल्द से जल्द निर्माण कराने की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, आपके परिवार में यदि पहले से कोई रसोई गैस कनेक्शन लिया है तो फिर आप उसके आधार पर दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और कनेक्शन के दस्तावेज की कॉपी गैस एजेंसी में जमा करनी होती है। रसोई गैस कनेक्शन लेना एक समय में मुश्किल काम होता था तो वो था, लेकिन अब ये काफी आसान हो गया है। अब तो गैस कंपनियां इसके लिए कई स्कीम भी चलाती है। इसके साथ ही कनेक्शन के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी अब मिल रही है। आपके परिवार में यदि पहले से कोई गैस कनेक्शन लिया है तो फिर आप उसके आधार पर दूसरा कनेक्शन भी ले सकते हैं। जी हां, परिवार के मौजूदा कनेक्शन के आधार पर दूसरा कनेक्शन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और कनेक्शन के दस्तावेजों की एक कॉपी गैस एजेंसी में देनी होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOC के मुताबिक आप भले ही देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, अपने परिवार के LPG कनेक्शन के आधार पर दूसरा कनेक्शन आसानी से ले सकते हैं।
दोस्तों पटना में देश का सबसे लंबा पुल बन रहा है और इस पुल की लंबाई करीब करीब 20 किलोमीटर है। पटना शहर की यातायात व्यवस्था में भविष्य में गति लाने वाले लोकनायक गंगा पथ के तेजी से निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस 4 लेन एलिवेटेड सड़क परियोजना की कुल लागत 3390 करोड़ है, जिसमें से 1390 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने संसाधन से खर्च कर रही है। दोस्तों बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डीडीसी और बीडीओ का पावर छीनने जा रही है। पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधित के गजट प्रकाशन का इंतजार है। जैसे ही राजपत्र का प्रकाशन होगा इन दोनों अधिकारियों का पावर छिन जाएगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती करेगी। दरअसल बिहार सरकार जिला परिषद से डीडीसी और पंचायत समिति से बीडीओ को बेदखल करने जा रही है। उप विकास आयुक्त की जगह बिहार के सभी जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की तैनाती होगी, जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अब बीडीओ से छीनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिहार का राजगीर कई ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए पूरे देश और दुनिया में पहचाना जाता है, मगर यहां पर बनने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नई पहचान मिलेगी। यह बहुत जल्द बिहार में इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम के साथ साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसको लेकर पुष्टि बजट भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही है। जी हाँ, बिहार सरकार ने 2021 और 2022 के बजट में ऐलान करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनेगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम और राजगीर में एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में स्पोर्ट से संबंधित कोई भी खास माहौल नहीं है और स्कूल से निकलने के बाद छात्र करियर की उलझन को सुलझाने में लग जाते हैं और कोई छात्र अगर अपना करियर स्पोर्ट में बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए यूनिवर्सिटी ही नहीं मौजूद है। इसीलिए बिहार में स्पोर्ट जैसा नाम कोई नहीं है, तो कैसे छात्र अपना कैरियर स्पोर्ट में बनाने की सोचें। या वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में भी खेल का माहौल नहीं है, हालांकि दूसरे राज्यों में बिहार के छात्र अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक में जो मेडल मिलता है उस मेडल की कीमत कितनी होती है और खिलाड़ियों को साथ में क्या क्या मिलता है? जी हाँ, टोक्यो में ओलंपिक गेम्स 2020 चल रहे हैं। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले इस आयोजन में चीन ने करीब 75 पदक जीते हैं, जिसमें से 34 स्वर्ण हैं। वहीं 65वें स्थान पर काबिज भारत ने अब तक कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 2 रजत, 4 कांस्य और 1 गोल्ड मेडल है। दुनिया भर के बड़े से बड़े खिलाड़ी इस खेल आयोजन का हिस्सा बनते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने की तमाम कोशिश करते हैं। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेलों के टॉप विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन मेडल्स के बारे में। टोक्यो गेम्स के लिए पदकों को जापानी डिजाइनर ने डिजाइन किया है। बताया जाता है कि स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों ही पदक का व्यास करीब 85 मिलीमीटर है। वहीं मेडल की मोटाई 7.60 मिलीमीटर से 12.1 मिलीमीटर तक होती है। ओलंपिक खेलों में हर फाइनल मैच में जो विजेता होता है उसे स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है, यानी कि गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पदक में गोल्ड नाम मात्र ही होता है? वास्तव में गोल्ड मेडल पर सोना चढ़ाया हुआ शुद्ध चांदी से बनाया जाता है। इसका वजन करीब 556 ग्राम होता है, जिसमें गोल्ड यानी कि सोना महज 6 ग्राम ही होता है। वही सिल्वर मेडल का वजन करीब 550 ग्राम होता है, जिसमें शुद्ध चांदी मौजूद होता है। करीब कांस्य पदक कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें 95% कॉपर और 5% जिंक होता है। जानकार बताते हैं कि अभी के मार्केट वैल्यू के मुताबिक अगर इन पदकों को पिघलाया जाए तो फिर गोल्ड मेडल पदक की कीमत करीब करीब $800 है, यानी कि 59,319 रुपए होगी। वही रजत पदक की कीमत $450 और कांस्य पदक की कीमत मात्र $5 है। दोस्तों डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। अब बिहार में जन्म और मृत्यु का पूरा ब्यौरा एक पोर्टल पर अपलोड रहेगा। आईटी विभाग वेबसाइट तैयार करने के लिए दे दिया है। जल्द ही इस पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का ब्यौरा अपलोड करने लगेगा। जन्म मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक करने वाला राज्य बिहार देश का पहला राज्य होगा। इस कार्य की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को सौंपी गई है। आंकड़े अपलोड करने का कार्य वार्ड पार्षद के माध्यम से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में कोरोना से हुई मृत्युओं के आंकड़े में हुई गड़बड़ी के बाद सरकार ने फैसला लिया है और कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद के माध्यम से जन्म मृत्यु का आंकड़ा निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पास आएगा, जिसे वे पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। जबकि ग्रामीण इलाके में वार्ड पार्षद जन्म मृत्यु के आंकड़े वीडियो को देंगे।
दोस्तों बिहार को 2 4 लेन एनएच का तोहफा मिलने जा रहा है और ये 4 लेन एनएच खगड़िया से पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से सोनबरसा रोड पर बनेगी। जहां इसमें खर्च करीब 4,000 करोड़ रुपए होंगे। जहां बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार की 2 लेन वाली सड़कों को अब 4 लेन बनाने जा रही है। इन दोनों रोड के बनने से बाय रोड आने जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। जहां बिहार के 2 और नेशनल हाईवे को 4 लेन किया जाएगा। जिन मौजूदा सड़कों को 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा वह खगड़िया से पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से सोनबरसा सड़क है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के प्रत्येक हिस्से में शनिवार को हल्की और मध्यम बारिश हुई, यानी कि कल। आज रविवार के लिए उत्तर पश्चिमी बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां पटना ने पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, सीतामढ़ी, भोजपुर, अरवल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व बिहार और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां भोजपुर, अरवल, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर आदि जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। दोस्तों हमारे हिंदुस्तानी समाज में लड़कियों का बेहद महत्व है और आमतौर पर लड़कियां शादी के बाद ससुराल चली जाती है और अपनी बाकी जिंदगियां वहां बिताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में यानी कि हमारे भारत देश में एक कोना ऐसा भी है जहां शादी के बाद लड़कियां ससुराल नहीं जाती है बल्कि दामाद ही लड़की के घर आकर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी हिंगलुपुर गाँव के बारे में, जिसे दामादों का पूर्वा यानी कि दामादों के गाँव के तौर पर भी कहा जाना जाता है। इस गाँव में शादी के बाद दूल्हे को घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, यानी कि अगर आप उस गांव के किसी भी लड़की से शादी करेंगे तो आपको वहीं पर घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। यह ससुराल वालों की तरफ से दामाद को रोजगार अथवा रोजगार के साधन मुहैया कराए जाते हैं। ऐसा भी एक समय था जब हिंगलपुर गांव कन्या भ्रूण, कन्या हत्या और दहेज हत्या में बहुत आगे था। लेकिन आज के समय में इस गांव ने अपने बेटियों को बचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। जब दशकों पहले गांव के बुजुर्गों ने लड़कियों को शादी के बाद मायके में ही रखने का फैसला किया है। जब गांव का मुस्लिम समुदाय भी इस तरीके को अपना लिया है। हिंगलपुर गांव की लड़कियां रिश्ते की बात में ये एक अहम शर्त होती है। इस शर्त की वजह से लड़कियां बिन ब्याही रहे और फिर उसे आर्थिक दिक्कत हो जाए, इससे बचने के लिए यहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर खास जोर दिया जाता है। जब पढ़ाई के बाद उन्हें कोई ना कोई हुनर जैसे सिलाई बुनाई भी दिखाई जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर ना रहे। जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश भारत में हिंगलपुर केवल ऐसा अकेला गांव नहीं है। जब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पास भी ऐसा ही एक गांव है जहां दामाद आकर रहने लगते हैं। यहां का बितली नामक गांव यानी कि उस गांव का नाम बितली है। जी हां, वहां पर जमाइयों के गांव के नाम से जाना जाता है। जी हां, जमाइयों के गांव के नाम से मशहूर है। दोस्तों बीजेपी के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाने की चर्चा के बीच सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जी एक कार्यक्रम में राजभर ने बीजेपी में जाने से इनकार करते हुए कहा है कि जिस दिन मैंने सत्ता छोड़ी थी उसी दिन कसम खाई कि जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई न हो जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि गर्दन कटा लेना लेकिन गर्दन झुकाना नहीं। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले अमित शाह ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। उन्होंने समान शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने, सबका विकास करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद मेरा एक भी काम नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के विकास के दावे को झूठ बताते हुए कहा है कि सड़कें सिर्फ कागजों में ही बनी है। 100 में से 90 शौचालय में या तो दरवाजा नहीं है या फिर वे किसी काम के नहीं है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके दिखाएगा, यानी कि बीजेपी को बेदखल करके ही दिखाएगा। दोस्तों कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा हो तो फिर हर रास्ता आसान हो जाती है। जी बस इरादे में दम होनी चाहिए, फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। जी बस आपको अपने सपनों को एक दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी कुछ ऐसे ही कहानी प्रयागराज यानी कि यूपी के इलाहाबाद के काजल और उनके चचेरे भाई बादल की है। जी दरअसल प्रयागराज की 8 साल की काजल और उनके 5 साल की चचेरे भाई बादल पैदल चलकर नई दिल्ली इंडिया गेट जा रहे हैं।
जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों लगातार दौड़ लगा रहे हैं, जिसका वीडियो ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेस वे पर कैमरे में कैद हुआ। आपको बता दें कि ये मासूम बच्चे गांव ललितपुर पोस्ट भारतगंज थाना मादा जिला प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन्होंने 23 जुलाई को शाम 6 बजे से प्रयागराज सुभाष चौक से अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत की है। काजल एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, जिसके तहत वे 730 किलोमीटर की यात्रा के बाद 8 अगस्त को नई दिल्ली इंडिया गेट पर पहुंचेगी। दोस्तों, भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर से जदयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर से जदयू परिवार के सदस्य में शामिल हुए हैं। जब भगवान सिंह लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहे हैं, घर से कभी कभी नाराज होकर चले जाते हैं। ललन सिंह ने भगवान सिंह कुशवाहा को अपील करते हुए कहा है कि अब रूठ कर कहीं मत जाइएगा, अब यही जेडीयू में रहिएगा, नाराज नहीं होइएगा। ललन सिंह ने कहा है कि जब तक जदयू एक नंबर की पार्टी नहीं बनेगी, तब तक 2010 का मापदंड नहीं तय कर लेते, तब तक खून पसीना लगाकर जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। पार्टी के कार्यकर्ता 2024 से 2025 तक अपनी ऊर्जा इसी तरीके से बनाए रखें। कार्यकर्ताओं को उनके मान सम्मान और उचित हिस्सेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार का नारा है कि समाज के हर तबके को साथ जोड़ना है। हम सभी जिलों के एक एक साथियों को चिन्हित करेंगे और सभी को पटना बुलाकर विमर्श करेंगे। यह सभी पुराने साथियों की सलाह भी ली जाएगी। दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर सियासत तेज है। इस बीच जातीय जनगणना की मांग सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता कार्यकर्ता शनिवार को सड़क पर उतर आए। राजद के कार्यकर्ता पटना के भी सड़कों में उतरे। इस बीच अन्य जिला मुख्यालय में भी राजद के नेता कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन किया। राजद के प्रधान सचिव आलोक मेहता ने कहा है कि सभी जिलों में नेता कार्यकर्ता जातीय जनगणना कराए जाने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने, मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने संबंधित मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन के बाद इन मांगों का ज्ञापन सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। इधर पटना में भी राजद प्रदेश कार्यालय के सामने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन किया। यह प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि हम लोग जातीय जनगणना की मांग पर अड़े हैं, ये होना ही चाहिए। जगदानंद सिंह ने बताया है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर राजद का यह प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत जारी है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्र भी लिख चुके हैं। जी हां, पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेज भी चुके हैं। दोस्तों, बिहार में अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्टरों से तेज प्रताप यादव की तस्वीरें गायब रहती थी। जब पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों में भी तेज प्रताप यादव की तस्वीर को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब इसके उलट तेज प्रताप यादव के पोस्टरों में तेजस्वी की तस्वीर गायब है। जिसके बाद पटना में लगे ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या लालू परिवार में शीत युद्ध की स्थिति है। यह पटना में लगे एक पोस्टर के जरिए सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। यह दरअसल 8 अगस्त को तेज प्रताप यादव ने छात्र आरजेडी की बैठक बुलाई, जिसमें संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने पटना में एक पोस्टर लगाया है, जिसमें तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई है। आपको बता दें कि छात्र आरजेडी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों में सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की ही तस्वीर को जगह दी गई है। दोस्तों, बिहार में खाद की कालाबाजारी की सूचना अधिकारियों पर भी भारी पड़ सकती है। यह सूचना की शिकायत के लिए कृषि विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। यह कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। यह किसानों को जितनी यूरिया की जरूरत है उतनी यूरिया मिलेगी। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों और उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। यह मीटिंग में खाद की उपलब्धता और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूरिया की बिक्री की समीक्षा की गई है। विभाग की जानकारी के मुताबिक इस साल खाद की कालाबाजारी को रोकने के लेकर 1581 छापेमारी की गई है, जिसमें 273 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही 114 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब लगातार बारिश से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तेज बारिश के अलावा इन राज्यों में बाढ़ ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी है।
खबर है कि बंगाल में बाढ़ से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जी वही अन्य राज्यों में निचले इलाके में रहने वाले हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। जी राजस्थान के 12 और कोटा में बारिश ने जमकर कहर मचाया है। दोनों क्षेत्र में करीब 530 लोगों के फंसे होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आने वाले कूनो और सिंध नदी उफान पर है। भाषा के अनुसार चंबल एवं ग्वालियर संभाग में 4 दिनों से आई बाढ़ के कारण कम से कम 12 लोगों की जान गई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में जलस्तर का बढ़ना जारी है। यह दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ही नीचे बह रही है। यह तट के आसपास के कई इलाके में पानी भर गया है। अंत में बात करते हैं अपने बिहार की। तो बिहार और आसपास के राज्यों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कटिहार में गंगा के किनारे बसे इलाके में कटाव का कहर जारी है। यह भागलपुर के सबौर प्रखंड में स्थित रजंदीपुर पंचायत के मोदी टोला में गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ ही गंगा का पानी गाँव में प्रवेश कर गया है। यह गाँव की सड़कों पर जहाँ 2 से 3 फीट पानी चल रहा है, वहीं आसपास के खेतों में भी पानी भर चुका है। मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर 38.64 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से महज 0.69 मीटर नीचे है। मुंगेर जिले के कई निचले इलाकों को बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोग अब पलायन करने लगे हैं। दोस्तों अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की साइकिल पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि हम राफेल उड़ा रहे हैं, उन्हें साइकिल चला लेने दो। यह साक्षी महाराज ने कहा है कि माफिया केवल माफिया होते हैं और माफियाओं का इलाज पुलिस का डंडा होता है। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी द्वारा बीजेपी में सीएम पद के ब्राह्मणों के चेहरे पर दिए गए बयान को लेकर सांसद ने कहा है कि बीजेपी चेहरे पर नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा बात करना चाहे तो फिर कर सकती है। यह साक्षी महाराज ने कहा कि चुनाव विकास के नाम पर ही होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर लगे जासूसी के आरोप को निराधार बताया है। यह इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने को लेकर साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ब्राह्मणों के एनकाउंटर पर बोलते हुए कहा कि जो माफिया है और जो गलत है उनकी जाति नहीं होती है। दोस्तों मोदी सरकार ने शुक्रवार को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। अब तक ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस को ना खुलकर तारीफ ही करते बन रहा है और न ही आलोचना करते ही। कांग्रेस ने कहा है कि वह इस कदम का स्वागत करती है, लेकिन पीएम मोदी अगर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ध्यानचंद का नाम न घसीटती तो अच्छा होता। कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए महान हॉकी खिलाड़ी के नाम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। यह पार्टी ने साथ में यह भी मांग की है कि अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदला जाना चाहिए। यह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के नायक हैं और नायक रहेंगे। वे किसी पुरस्कार से नहीं बल्कि अपने शहादत, विचार और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राजीव गांधी इस देश के लिए नायक थे और नायक रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका नाम अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं घसीटते तो अच्छा होता। दोस्तों टीकाकरण के क्षेत्र में शनिवार को अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी सफलता मिली है। यह दरअसल इसकी सिंगल खुराक वाले वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन की आपात इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी। यह खास बात यह है कि यह वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि इसकी एक ही डोज कोरोना के खिलाफ काफी है। यह भारत में अब तक जितने भी वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है वे सभी डबल डोज वैक्सीन है। दोस्तों गया जिला के अलीपुर थाना क्षेत्र के केसपा में शुक्रवार को मध्य रात्रि के बाद एक साथ 3 अलग अलग घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें दिनेश शर्मा के घर से 20,000 नगद के अलावा लगभग 2 लाख का आभूषण, कपड़ा और बर्तन, आनंदी शर्मा के घर से 16,000 नगद सहित घर का सारा सामान यानी कि कीमती सामान की चोरी हो गई है। वहीं कमलेश महतो के घर से 12,000 रुपए नकदी सहित इसी साल बेटे की शादी में बहू को मिले गहने और कपड़े के साथ साथ बेटी की होने वाली शादी के लिए खरीदे गए गहने, कपड़े, बर्तन आदि
लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी हो गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।